नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के इस सीरीज़ में। जैसा कि इस घटना चक्र में हम 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक आपके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सारे क्वेश्चन को हम करते हुए चल रहे हैं। ये सीरीज़ जो है वो खास करके आपके 70वीं बीपीएससी के लिए है, 70वीं बीपीएससी के प्री के लिए। ठीक है, इसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर दिया है और ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। उसमें कुछ ऑप्शंस थे जैसे खराज, खुम्स, उष्ण और मुक्तई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खराज, खुम्स और मुक्तई जो है ये तीनों जो हैं भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा प्रश्न कहता है कि भारत में कागज़ का प्रयोग जो है वो कब से प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 में पूछा हुआ है, यानी कि 63rd बीपीएससी में। इसका ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में जो है कागज़ का प्रयोग जो है वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम डिटेल में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के लिए पीडीएफ और बीपीएससी स्टडी मटेरियल करके लिंक दिया होगा। ठीक है, तो इसका व्याख्या कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। ठीक है, भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय जो कलकत्ता में स्थित है उसमें 1105 ईस्वी का पेपर जो है वो संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक जो है वो पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है, यानी कि जो कलकत्ता में पाया गया है आशुतोष संग्रहालय से, वही भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था। ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज और डी जियाउद्दीन बर्नी। ये क्वेश्चन आपको बहुत पुराना है, लाइक कि 42nd बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी मिनहाज उस सिराज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है और देखिए बस शब्दों को बदल के आपको दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तबकात-ए-नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में हमें ये नहीं पता था, हमें ज़रूर ये पता था कि तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन है। इस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि तबकात-ए-नासरी जो है वो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ जो है वो 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। एक और ये जानकारी मिलता है कि इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, वो रॉबर्टी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। ठीक है, तो ये जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि किसका वर्णन मिलता है, किसको समर्पित किया गया है, कितने अध्याय हैं, कौन से लेखक ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और ये जो पुस्तक है उसमें किसका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है, वो सारे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन सबको आप याद रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बी है पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। सी है स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और डी है मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सभी भक्ति जो संत थे उनके मध्य एक समानता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था, यानी कि उनके जो विचार हैं वो बहुत ऊंचे थे। उनमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उनके व्यवहार भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं
आचार विचार उसी को कहा जाता है। और उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संत जो हैं अपनी उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके उपदेश को आसानी से सुनकर समझ सके। ठीक है, इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन आपका 2000 के अप्रॉक्स में पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी। निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मतलब भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य जो अमीर खुसरो थे उनसे भी प्रयत्न किया। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया, वो एक तरीका अपनाए वो। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी थी शेख से तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था और वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उनका एक और नाम क्या था? महबूब ए इलाही। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि महबूब ए इलाही किस शेख का नाम था तो वो होंगे शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी रसखान। ये क्वेश्चन आपका 1994 के अप्रॉक्स पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा सी। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्होंने 12 मासा की रचना की थी। इनके और भी रचनाएं हैं, देखते हैं। 12 मासा की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। हमने पिछले वीडियो में देखा पद्मावत से रिलेटेड कि इन्होंने पद्मावत की भी रचना की थी। इसके साथ साथ अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि 12 मासा और पद्मावत इनकी 2 रचनाएं हैं और रचनाएं पता नहीं मतलब 2 और भी लिखे होंगे उन्होंने, बट 2 फेमस रचनाएं हैं इनकी। अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे इन्होंने जो कहानी लिखी है इसके बारे में और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा और डी अफगानों की आपसी फुट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो उसकी सैन्य कुशलता था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई। आप सारे पीसीएस स्पेशली बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ना और जैसे ये जितने महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनके डेट्स भी याद रखना। नो डाउट हम सन याद करते हैं बट ये जो डेट होता है हम भूल जाते हैं और ये डेट ही पूछ देता है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे कैसे एक डेट मतलब डेट से भी कई क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट डेट से। ठीक है, तो देखते हैं जिसमें पानीपत की जो लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या जो है वो लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था, यानी कि उसके पास कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। बाबर उसके बारे में लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था,
जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। इसी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा और बाबर ने यहाँ पे बड़ी जीत हासिल करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी उर्दू। ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 में पूछा हुआ है और आपका 2013 में भी पूछा हुआ है, यानी कि 56 और 59 बीपीएससी के दोनों के प्री में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी। तुजुक-ए-बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। यानी कि तुजुक-ए-बाबरी की रचना किसने की थी? तो बाबर ने स्वयं ही की थी। ठीक है, और यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह जो सम्मान जो है वो फारसी को प्राप्त है। यानी कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी थी, तुर्की नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1532 ईस्वी में, बी 1531 ईस्वी में, सी 1533 ईस्वी में और डी 1536 ईस्वी में। ये आपका 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 48 बीपीएससी और 52 बीपीएससी दोनों में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है, तो कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? 1531 ईस्वी में। चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1532 ईस्वी में। इसके साथ साथ 1532 ईस्वी में ही रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बदशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शाह बेगम ने, बी हाजी बेगम ने, सी मुमताज महल बेगम ने, डी नूरुन्निसा बेगम ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आई थिंक ये भी आपको 2008 में पूछा है, यानी कि ये भी 2 बार आया हुआ है आपका 48 और 52 बीपीएससी में। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। हाजी बेगम जो है उन्होंने अपने बदशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली, यानी कि दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। पहले दिल्ली को दीन पनाह के नाम से भी जाना जाता था और ये जो है मकबरे कब निर्माण करवाया गया? 1564 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे का निर्माण। ठीक है, इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, यानी कि ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। मीरक मिर्जा गियास ने। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के पारितः एक बाग की रचना हुई है। अगर आप कभी जाते हैं हुमायूं के मकबरे पे तो आप देखेंगे कि कितना ही सुंदर और मतलब कैसे वहाँ की शैलियाँ जो हैं और रचना जो की गई है वो बहुत ही मतलब अत्यंत प्रदर्शनीय है। ठीक है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं एक बार और देख सकते हैं। ऐसे प्लेस पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ से हमें बहुत कुछ सिर्फ पढ़ के हम नहीं पता लगा सकते, अगर हम रियल में विजुअल करते हैं ना तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है और अलग चीज़ें हमें मतलब सही से याद हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हुमायूंनामा की रचना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी गुलबदन बेगम और डी जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गुलबदन बेगम जो है उन्होंने हुमायूं की रचना की थी। बाबर की शहजादी, यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी जो फ़ारसी भाषा में है। तो अगर हुमायूंनामा किस भाषा में पूछता है तो वो फ़ारसी भाषा में है, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि
बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः उन अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेश अनुसार करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम जो हैं वो नीचे अंकित हैं। ऑप्शन ए कि चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, बी देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज और डी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी देवरा। सबसे पहले जो है देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। देखते हैं इसका डेट क्या था और कब लड़ा गया था ये। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। किस नदी के तट पर? गोमती के तट पर। ठीक है, देवरा नामक स्थान पर 1531 ईस्वी में अफगान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसे देवरा का युद्ध कहा जाता है। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। यानी कि जो चौसा का युद्ध हुआ था वो 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में निज़ाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां यानी शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। ठीक है, 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा फिर से, और विवश होकर एक निर्वासित की भांति वो इधर उधर भटकने लगा। ठीक है, फिर फाइनली 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद की युद्ध हुई और सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य जो है वो वापस दिला दिया था। इस समय शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी और सिकंदर सूरी के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। उधर सरहिंद के युद्ध का नेतृत्व बैरम खां के द्वारा किया गया था और 22 जून 1555 ईस्वी में हुमायूं को एक बार फिर उसका जो खोया राज्य था वो वापस मिल गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये उसी वर्ष उसकी मृत्यु भी हो गई सीढ़ियों अपने पुस्तकालय में ही सीढ़ियों से गिरने की वजह से। ठीक है, तो ये सारे जो क्रम हैं आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी और डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। ठीक है, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। तो हजरते आला की उपाधि शेरशाह सूरी के द्वारा 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक जो नुसरत शाह था उसको पराजित करके उसने धारण की थी। और 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और ये शेरशाह सूरी के बीच, तो उसमें हुमायूं पराजित हुआ और उसके बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। ये इसका 26 अप्रैल 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध वो हुआ था। ये डेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? ए सासाराम, बी मनेर, सी सीतामढ़ी, डी पावापुरी और ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सासाराम। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, हर बिहारी को पता होगा कि शेरशाह का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिला याद रखिएगा, जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर जो है वो बना है। कालिंजर युद्ध जो 1545 ईस्वी में हुआ था उसके दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। ऑप्शन ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खां और डी शक्ति सिंह। ये जो आपका क्वेश्चन है वो 56 और 59 बीपीएससी के प्री 2015 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, हकीम खां जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, हकीम खान, ठीक है। ये शायद मुझे भी नहीं पता था कि हकीम खां थे महाराणा प्रताप के सेनापति। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य जो है वो लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व जो है वो अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था, ठीक है। और राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे जो है महाराजा राणा प्रताप सिंह जो है उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? 1576 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें उनके सेनापति का नेतृत्व जो है वो हकीम खां सूर कर रहा था और इसमें भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी शेरशाह, सी हुमायूं और डी अकबर। ये क्वेश्चन भी दो बार पूछ चुका है आपका 53rd और 55th बीपीएससी 2011 में। और इसका आंसर आप सबको पता होगा कि डी होगा, कि वही एक मुस्लिम शासक था जिसने तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो श्रेय है वो अकबर को ही है और उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए भी आधार स्वरूप बने, ठीक है। अकबर जो है वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया और उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत जो है वो 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। यानी कि आप याद रखिएगा कि वो एक ऐसा शासक था जिसने एक क्रम में 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत जो है उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की जो लोकप्रियता है इन कारणों से जो है ये उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता सभी ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदुओं में भी उन्होंने हासिल करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन ए 1590 ईस्वी में, बी 1575 ईस्वी में, सी 1576 ईस्वी में और डी 1572 ईस्वी में। तो हमेशा की तरह इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आगे हम बस 2 से 3 क्लासेस और मध्यकालीन भारत की बची हुई है, फिर हम आधुनिक भारत पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सब। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।